Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So, dear learners, we are in the chapter number 3 of class 9th history, that is Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, we have already completed lecture number 1, which was the basics of this chapter, and we have discussed about how basically ideology of Nazism emerged within the Germany. एज अ जर्मनी वॉज एम्पायर। जैसा कि आपको पता है जर्मनी एक एम्पायर थी। जर्मनी पहले एक एम्पायर थी। क्या सिचुएशंस हुई, क्या सीन्स हुए, हाँ, किस तरीके से वहाँ पर कैसे वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट के बाद कैसे वर्ल्ड वॉर वन के इफेक्ट की वजह से वहाँ पर आगे जाकर एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है जो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, जो अगर हम चेक करेंगे जो जेनोसाइड की तरफ जाती है, जो तबाही की तरफ जाती है। यानी अगर हम दूसरी भाषा में कहेंगे तो एक डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी एक दिन में डेवलप नहीं होती है, 2 दिन में डेवलप नहीं होती, इसे डेवलप होने में टाइम लगता है और कोई एक मास्टरमाइंड इस आइडियोलॉजी के पीछे जरूर होता है। एक सोच और उस सोच के पीछे एक षड्यंत्र, और वो षड्यंत्र क्या था वो हम देखेंगे। आज हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे और आपके साथ वी विल हैव अ डिस्कशन टुडे। द टॉक विल ऑल अबाउट द next what we have left in the first chapter. The talk will be all about the political radicalism and economic crisis. रेडिकलिज्म पे बात होगी, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कैसे डेवलप हुआ और क्या था ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, सियासी तौर पर रेडिकलिज्म क्या था, इसकी बात करेंगे। इवन रेडिकलिज्म एक फिलोसफिकल टर्म है, मगर यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आज इस रेडिकलिज्म को जानने की। वी विल ट्राई टू नो व्हाट वाज द रेडिकलिज्म विद इन द जर्मनी। ओके, लेट वी नो। सो जैसा कि डिस्कस किया गया है कि वीमर रिपब्लिक एक रेवोल्यूशनरी अपील था। हाँ, रेवोल्यूशंस के दौरान वीमर सामने आया। वीमर क्या थी? वीमर एक जगह थी बेसिकली, वीमर। और वीमर ने क्या बनाया, अगर हम वीमर की बात करेंगे, ठीक है, व्हाट वाज वीमर, तो हम वीमर को थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। हाँ, वीमर रिपब्लिक जो कि एक पार्लियामेंट था, इट वाज नथिंग, इट वाज पार्लियामेंट, इट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट, इट वाज द असेंबली ऑफ जर्मनी दैट नॉमिनेटेड व्हाट, जिन्होंने नॉमिनेट किया, जिन्होंने एक फॉर्मल गवर्नमेंट बनाई, जिन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट की बुनियाद डाली। ठीक है, किसकी बुनियाद डाली? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट की, रिपब्लिक गवर्नमेंट की, मगर इसे हेट किया गया। तो अब हम चेक करेंगे आज। तो जैसा कि सेपारेटिस्ट लीग, हाँ, जैसा कि हम देखेंगे लीग, यहाँ पर एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीग थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीग, जो चाहते थे कि बिल्कुल बाल्शविक, जैसे रशिया में गवर्नमेंट है, जैसे रशिया में सोशलिज्म आया, वैसे ही सोशलिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर भी है। जैसे बाल्शविक्स ने रशिया में अपना डंका बजाया, वैसे ही हम बाल्शविक तरह की गवर्नमेंट चाहते थे। हाँ, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ पर एक सोशलिस्ट डिवीजन, एक सोशलिस्ट लीग। बहुत सारी सिटीज में, जैसा कि लिखा गया, मेनी सिटीज सेट अप सुवेत्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सुवेत यूनियन यूएसएसआर ने सिटी अलग अलग जगहों पर अपनी गवर्नमेंट बनाई, अलग अलग जगहों को इन्फ्लुएंस किया। तो जर्मन के लोग भी इन्फ्लुएंसड थे यूएसएसआर से। हाँ, जर्मन के लोग भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे और यहाँ पर भी वो रेवोल्यूशन दिख रहा था। मेनी सिटीज सेटअप स्वेत ऑफ वर्कर्स, यानी यहाँ पर स्वेत ऑफ वर्कर, यानी वो पार्टीज, वो ग्रुप्स, वो जिन्हें हम कहेंगे ना, वो गिल्ड बनना स्टार्ट हो गए थे। हाँ, और बर्लिन वाज फुल ऑफ डिमांड्स फॉर स्वेत स्टाइल। बर्लिन कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी में। जर्मनी यानी बर्लिन में डिमांड हो रही थी कि नहीं, हमें स्वेत स्टाइल गवर्नमेंट चाहिए, हमें ये वाइमर रिपब्लिक वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें वाइमर वाली रिपब्लिक गवर्नमेंट से कोई नाता नहीं है, हम तो इसके खिलाफ है। तो नवंबर क्रिमिनल्स है, ये तो क्रिमिनल्स, इन्होंने तो हमें ह्यूमिलेट किया है।
इसी को, क्योंकि ये एक दूसरी तरीके से गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही चाहते थे, ये भी हुकूमत चाहते थे, मगर दूसरे तरह से। जब भी कोई एक डायरेक्ट किसी चीज को कंसंट्रेट न करके दूसरे किसी तरीके से वही चीज हासिल करने की कोशिश करे, उसी को रेडिकलिज्म कहते हैं। हाँ, अलगाववाद, अगर हम दूसरी भाषा में कहेंगे, एक अलगाववादी सोच, एक सेपरेटिस्ट सोच, हाँ, स्पार्टिसिस्ट। Socialist, Democrats and Catholic met in the Weimar to create democratic republic। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सोशलिस्ट और डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और कैथोलिक्स ने ही वीमर्स की बुनियाद डाली, और वीमर रिपब्लिक डिफीटेड द अपराइजिंग। और वीमर्स ने क्या किया, वेटर्न्स के साथ, जो वॉर वेटर्न्स थे, फ्री कॉप्स थे, उनके साथ मिलकर उन सबको दबोचा, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने वीमर को खत्म करने की कोशिश की, वीमर के खिलाफ आए। वीमर ने भी अपने पावर्स दिखाए। The defeated Spartists later started the Communist Party of Germany। और Spartists को भी the defeated Spartists later, Spartists को, इस सोशल लीग को भी इन्होंने आगे जाकर हराया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी की स्टार्टेड। और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी यहां से वजूद में आई, स्टार्टेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब जरा हम आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे कि इसी दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। देखिए, बात पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन की आई है, सियासी अलगाववाद की हुई है। अलगाववाद कहते हैं अलग होने को, सियासी तौर पर ये अलग होना चाहते थे। हाँ, वाज ओनली हाइटनेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आप चेक करोगे 1923 की इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली। जर्मनी ने जो जंग लड़ी थी, बल्कि यूरोप से लोगों ने, यूएसए एक उस वक्त सबसे चरम पे था। यूएसए से लोन लोगों ने लिए थे, कहां के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, ठीक है। और फिर जब यूएसए में क्राइसिस आई तो यूएसए ने आगे जाकर लोन वापस मांगे। तो यूएसए से लोन ले लेकर लोगों ने जंग वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी, ठीक है, यूरोप से भी। तो हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी ने ये जो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा था ना, ये किस पे लड़ा था, लोन्स पे, एंड हैड टू पे वॉर। अब दूसरी तरफ से उसे क्या देना पड़ रहा था, वॉर रेपरेशंस। हाँ, ऊपर से उन्हें $6 बिलियन का क्या लगा था, दचका लगा था कि इन्हें 6 बिलियन देना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वॉर ऑफ जो हॉल ऑफ मिरर में हुई थी, ठीक है। बेसिकली ये ट्रीटी 1920 में साइन हुई थी। फिर चलिए, अब वहां पर क्या हुआ, दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स। और अब देना किस में पड़ रहा था, गोल्ड में देना पड़ रहा था। और जर्मनी को ये सारा वॉर रेपरेशन किस में देना पड़ रहा था, गोल्ड में, ठीक है। क्योंकि इनके मार्क की कोई वैल्यू तो थी नहीं, वो तो वैल्यू तो खत्म हो गई थी। इनकी इकोनॉमिकल हालात तो खराब थी। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था क्या, हम देखेंगे, डिमांड प्लस सप्लाई प्लस कंजप्शन प्लस प्रोडक्शन, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंजप्शन प्लस सर्विसेज। ये सारा ये चेन ही ब्रेक था ना। डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करेंगे, अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर 2 मिनट के लिए, इकोनॉमिक्स बेसिकली साइंस ही है रिसोर्सेज का। या अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्शन, तो वो तो जर्मनी में बिल्कुल नील थी। हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, वो भी उस समय जर्मनी में नील थी। हम बात करेंगे कंजप्शन की, वो भी जर्मनी में बिल्कुल ना के बराबर थी, लोग खसारे में थे। हम बात करेंगे सर्विसेज की, सर्विसेज भी बिल्कुल ना के बराबर थी। हम सर्विसेज को आगे लेकर बात करेंगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, सर्विसेज, ठीक है। ये सारी चीजें तो बिल्कुल थी, ऑल सेक्टर्स बैठे हुए थे, ठप सारा सिस्टम था। अब जब ये ठप था तो क्या होगा, जो उनके पास गोल्ड रिजर्व्स थे एक समय पे वो बिल्कुल खत्म होने पे आ गए। हाँ, और क्या हुआ, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज्ड। अब आगे जर्मनी कहेगा, भाई हम तो देने वाले नहीं है, नुकसान हो गया जो हो गया, हमने वादा किया था आपसे, हम अब दगाबाजी करेंगे, हम बेवफाई करेंगे, सनम बेवफा निकलेगा। क्या करेगा, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे। हाँ, हम पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। हाँ, एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट इज लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो फ्रांस क्या करेगा, उसका इंडस्ट्रियल एरिया हड़प कर लेगा। रूट टू
क्लेम देयर कोल, और यहां से इनका कोल भी ठीक है। जर्मनी रिटाइलेटेड विद द पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड करेंसी रेकलेसली, मगर जर्मनी ने सोचा अरे भाई ये हालात खराब है तो क्या मसला है, दनादन पेपर करेंसी छाप दो, ठीक है, करेंसी छाप दो। तो इन्होंने क्या किया, जब इनके एरियाज को हड़प किया गया और इसने मतलब वॉर ऑपरेशन है वो भी देने से मना कर दिया गोल्ड में, तो अब यहां से क्या हुआ, जर्मनी ने रिटाइलेट कर किया, इसने क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंस, चुप करके ना, कश्मीर में इसको कहते हैं बेमज मुश्तहावनी, हाँ, तो इसने क्या किया, चुपके से इसने क्या कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस को ऑर्डर किया कि छाप दो, नोट छाप दो। इसने कहा लोगों के हाथों में नोट थमा देंगे, हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है, हेलीकॉप्टर मनी याद रखिएगा। इसने क्या सोचा था, मैं भी हेलीकॉप्टर मनी, मैं टर्म यूज कर रहा हूं हेलीकॉप्टर मनी, हाँ, हेलीकॉप्टर मनी तो इसने दी नहीं, याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी कि सबको 10-10 हजार दे दो, हाँ, वैसी तो इसकी हालत थी नहीं, ये तो बिल्कुल क्या था, 10 के देने के लायक के, तो 100 के देने के लायक नहीं था, इसकी तो इकोनॉमिकल, इसकी तो वाट लगी पड़ी थी, हाँ। ये एक बड़ा अमाउंट जब आप बांटोगे ना हर एक के हाथ में, हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह रहमान आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी थोड़ा ये फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा इफ आई एक्सप्लेन द हेलीकॉप्टर मनी। तो इसने क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंस, चुप करके, हाँ, क्या कर दिया, एक इनसे कहते हैं ना, एक आवाज स्टार्ट कर दी, रेजिस्टेंस करना, हाँ, लड़ाई स्टार्ट कर दी, क्या, इसने प्रिंट कर दिया पेपर करेंसी, हाँ, करेंसी, व्हाट करेंसी क्या होता है, जो जर्मन मार्क था उसको छाप दिया, बिल्कुल बिना कोई वैल्यू देखे, बिना कोई इकोनॉमिकल सिचुएशन देखे, बिना प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई को देखे हुए, अपनी इकोनॉमी की कोई जीडीपी वगैरह देखे इसने छाप दिया। इसने सोचा शायद इसी से हल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही उस वक्त इनके हेड थे। उससे क्या हुआ, इनकी वो हालत हुई जो पॉसिबली किसी और की दुनिया में न हुई। क्या हुआ, जब आप चेक कीजिएगा, कहा गया एक्सेस मनी प्रिंट होने के इफेक्ट्स क्या थे, कि विद टू मच मनी प्रिंटेड, जो जर्मन मार्क में हुआ उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जब भी आप अपनी इकोनॉमी से ज्यादा मात्रा में पैसे प्रिंट करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी पैसे आप कितने भी रखो, उनकी वैल्यू होना जरूरी है, वरना वो रद्दी कागज है। अगर अच्छे अल्फाज नहीं है आपकी कॉपी पे, अगर आपने अच्छी कॉपी नहीं बनाई है, दैट मीन्स आपकी कॉपी रद्दी से ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं रखती है। 1 अप्रैल को, हाँ, 1923 को एक यूएस डॉलर बराबर था 24,000 मार्क, जो कहाँ का था, जो उस वक्त जर्मन का था। 1 जुलाई आते आते ये पहुंच गया 353,000 मार्क, ठीक है। अगस्त तक ये आप खुद देखिए, अब तो गिनना भी इंसान भूल जाएगा, 4621,000 मार्क तक पहुंच गए, और आगे देखिए 9886,000, हाँ, ये बढ़ता गया, और बाय दिसंबर ये तो फिर ट्रिलियंस में चला गया। 1 यूएस डॉलर, आप देखिए, 1 यूएस डॉलर की कीमत 24,000 से लेकर 3,53,000 से लेकर फिर 46,21,000 से लेकर 98,86,000 से भी ऊपर, 98 नहीं, उससे ज्यादा है, 9,88,60,000, 9,88,60,000, उससे भी आगे चला गया। ये वैल्यू डिक्रीज, मतलब एक ब्रेड लाने के लिए आपको 2 बड़े बोरे पैसे भर के ले जाने होंगे, ये हालत हो गई। मतलब जर्मनी लॉस्ट द वैल्यू, द जर्मन मार्क लॉस्ट द वैल्यू ऑफ करेंसी, जर्मन मार्क लॉस द वैल्यू। और क्या हुआ, एज द मार्क वैल्यू प्लम्प्टेड, हाँ, प्राइस ऑफ गुड्स, और यहां से क्या हो गया, चीजें महंगी होती गई, और मार्क और पैसे की वैल्यू डिक्रीज होती गई। अभी आप ईरान में देख लीजिए, शाम में देख लीजिए, इराक में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जंगें हुई। इवन आप अफगानिस्तान की करेंसी देखिए, जिस कंट्री की इकोनॉमिकल हालात खराब है, यानी उसके यहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिनका जीडीपी क्या है, लो है, जिन कंट्रियों का, उनके आप यहां पर जब आकलन करोगे, उनकी जो मार्क वैल्यू है, यानी जो करेंसी वैल्यू है, वो बिल्कुल कम है, वो डिक्लाइनिंग होगी।
ठीक है, दिस वॉल। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्या था, जब ये अचानक ये सडन इंक्रीज जब देखा जाएगा, वेन एवर देयर इज अ सडन, आई विल राइट द पॉइंट एंड यू पीपल विल राइट विद मी, वेन एवर देयर इज, whenever, write down on your copy, whenever, जब भी, whenever the price of goods increases, whenever the prices of goods increases and the value of currency decreases, the value of currency decreases drastically, it is called hyperinflation. Hyperinflation क्या होता है? Let me explain. Hyperinflation, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। दो चीजें होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जब भी चीजों की कीमतें बढ़ती है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। ध्यान से सुनना बच्चा, महंगाई आप बार बार सुनते होंगे, ठीक है। नॉर्मल रेट से रेट अभी 50 रुपए थी, अब 50 के बदले ये 100 पर चला गया, ठीक है। अब ये जो 100 चला गया, ये जो 50 से 60 हो गया तो इन्फ्लेशन। मगर जब 60 से ये 100 चला गया, 150 चला गया, 200 चला गया, तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई से भी ज्यादा महंगाई। तो ये फ्रांस के लिए, जर्मनी के लोगों को बेचारों को सहना पड़ा, देखना पड़ा, ठीक है। और उसी चीज को यहां पर कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस राइज टू एक्सट्रीमली हाई लेवल, ठीक है। प्राइस राइज क्या है? एक्सट्रीम, बिल्कुल ऊपर, हद बढ़ गया, ठीक है, हाई लेवल पर बढ़ गया। अब आगे चलेंगे। अब अमेरिका सामने आएगा जब इकोनॉमिकल हालत खराब, काम नहीं, दाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर अमेरिका आएगा एक प्लान लेकर जिसको डेविस प्लान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अमेरिका ने देखा ये लोग तो मर रहे हैं, इन लोगों का तो अब कुछ करना होगा। अमेरिका सबसे बड़ा खतरनाक बंदा, ठीक है। मुश्किलात में देखेगा, मदद करने आएगा, क्योंकि ये एहसान, मुश्किल में जो काम मदद करेगा ना वो याद रहता है। हाँ, पहले गिराएगा फिर उठाएगा। आप चेक करो, अब अफगानिस्तान के साथ वही हुआ, इराक के साथ वही हुआ, सीरिया के साथ वही हुआ, पूरी दुनिया में देखिएगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पर। क्या? वी विल नेवर गो इन द बैकग्राउंड, ठीक है, हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट वी आर डिस्कसिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। अब क्या करेगा? जर्मनी की ये हालत देखते हुए अमेरिका एक प्लान लेके आएगा, एक प्रपोजल लेके आएगा, एक तरीकाकार लेके आएगा। प्लान का मतलब क्या होता है? एक तरीकाकार, एक फ्रेमवर्क लेके आएगा। क्या वो क्या कहेगा कि हम रेपरेशन को टर्म्स एडजस्ट करेंगे, रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेन, ताकि जर्मनी पर ये जो दबाव है वो कम हो जाए, जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है, जो उनका सर दर्द बना हुआ है अभी, वो हम कम करेंगे। क्या करेगा? फ्रॉम 1924-28 जर्मनी एक्सपीरियंसेस सम स्टेबिलिटी। इसी वजह से 24 से लेकर 1928 तक, 1924 टू 1928 जर्मनी ने क्या देखा? जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी देखी गई, जर्मनी ने स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस की, मतलब थोड़ा स्थिरता आ गई, यानी कहते हैं ना, बैलेंस आ गया। जर्मन में इन्वेस्टमेंट देखी गई, इंडस्ट्रियल रिकवरी होने लग गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ? शॉर्ट टर्म लोन्स आराम से अब मिलने लग गए, और मोस्ट फ्रॉम द यूएस, यानी यूएस अब कर्जा देने लगा जर्मनी को, यानी जर्मनी को एक यूएसए का एक और नया गुलाम, ठीक है, वो भी यूरोप में। अब जरा देखिए, दिस सपोर्ट एंडेड व्हेन द वॉल स्ट्रीट क्रश हिट। और ये कब खत्म हुआ? जब अमेरिका खुद क्या मुसीबत में गिर गया, 1929, जिसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। मेरा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें 4000 से ज्यादा बैंक कोलैप्स हो गए, 1,10,000 से ज्यादा कंपनियां बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, खाने के क्या पड़े? वहां पर खाने को नहीं मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट खत्म, रोजगार खत्म,
सारा ट्रेड रुक गया, पूरी दुनिया 13 मिलियन शेयर्स एक दिन में भेजे गए। वो आप अभी हम चेक करेंगे। वॉल स्ट्रीट क्या है? सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, कहाँ का? अमेरिका का। चलिए आगे, और ये कहाँ तक रहा? ये 1930s तक फिर रहा, यानी 1933 के बाद भी इसका असर रहा इस क्रश का। अब जरा चेक करेंगे क्या हुआ। अब जरा देखेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन के ईयर्स क्या थे? अक्टूबर 24 को 13 मिलियन शेयर्स एक दिन में भेजे जाते हैं, और पीपल रश टू सेल देयर, और धनाधन दौड़ रहे थे। आज की तरह ऑनलाइन कॉन्सेप्ट नहीं था, धनाधन लोग अपने शेयर, क्योंकि उनको पता था वो किस डर से दौड़ रहे थे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्यों हुआ, बट हम एक सरसरी नजर देंगे। ठीक है, फियर था कि शेयर्स का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। हाँ, और ये बिल्कुल स्टार्ट था ग्रेट डिप्रेशन का, मार्केट का गिर जाना, शेयर मार्केट का गिर जाना। शेयर मार्केट में, या हम देखेंगे जो वॉल स्ट्रीट का गिरना था, अब हम शेयर मार्केट की, वहां पर 1% का मतलब है बिलियंस में नुकसान चला जाना। ठीक है, और फ्रॉम 1929 टू 32 नेशनल इनकम ऑफ यूएसए ड्रॉप्ड बाय हाफ, यानी जो वहां की नेशनल इनकम थी ना, जो नेशनल इनकम थी एनआई, तो वो गिर के, अगर वो 100 रुपए थी तो वो 50 रह गई। अब आप खुद देखिए। ठीक है, हाँ, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया, फार्मर सफर कर गए। इवन कि इन्होंने कुछ कोशिशें की थी, जैसे जो भी इनका जो इंपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने डबल भी कर दी थी। हाँ, और क्या हुआ वहां पर, और भी बहुत सारी चीजें हुई, स्पेशली फैक्ट्रीज का बंद होना, बैंक्स का बंद होना, फार्मर सफर कर गए। हाँ, पुल्ड आउट देयर मनी, और जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला। क्यों निकाला? कोई भी खतरे में खुद को नहीं रखना चाहता है, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहता है, और यूएसए उस वक्त घाटे से गुजर रहा था, इसलिए सब ने इसे तनहा छोड़ दिया। इंसान के साथ होता है। द यूएस इकोनॉमिक डाउनटर्न हैड ग्लोबल रिप्रेशन, पूरी दुनिया को इसने चीर के रख दिया। हाँ, किसने? इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर पूरी दुनिया में दिखा, क्योंकि अमेरिका का दबदबा, अमेरिका का बिजनेस, अमेरिका के लोन्स यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अमेरिका ग्लोबल क्रेडिटर से डेटर भी ग्लोबली इसका बिजनेस फैला हुआ था, इसके फाइनेंसेस फैले हुए थे। ठीक है, उसका असर इसीलिए पूरी दुनिया में देखा गया। ठीक है, और फिर जरा देखेंगे इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन जर्मनी। अब जर्मनी इससे कैसे, क्या क्या जर्मनी पर इसके असरात हुए? जर्मन इकोनॉमी वाज हिट हार्डेस्ट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे ज्यादा असर हुआ क्या? अब जरा हम देखेंगे, बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैड ड्रॉप्ड टू 40% ऑफ 1920। जिस लेवल पर 1929 में आया था, वहां से 40% नीचे गिर गया, यानी डिक्लाइन देखा गया। ठीक है, वर्कर्स को जॉब लॉसेस हुए, हाँ, वेजेस रिड्यूस हो गई, अब उनके पास काम ही नहीं रहा, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई, ट्रेड बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट सोअर टू द रिकॉर्ड 6 मिलियन, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे तो 6 मिलियन तक, रिकॉर्ड 6 मिलियन तक ये पहुंच गया। मैन रूम्ड द स्ट्रीट विद द साइन सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। औरतें, हम मर्दों की बात करेंगे, मर्द खुद उन्होंने क्या लगाए थे, बड़े बड़े जो पोस्टर है वो लगाए थे, ठीक है, लटकाए थे कि आप हमें कोई भी काम दो, बट हमें थोड़ा, हमें खाने के लिए दे दो, हमें मजदूरी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, हम कुछ भी करेंगे। हालत देखिए आप, क्या हालत थी। हम मिडिल क्लास पीपल इंक्लूडिंग सैलरीड वर्कर्स एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग वेनिश एज द करेंसी लॉस। जब वैल्यू खत्म हो गई ना, जिसके पास जो बचा था उसने सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब कुछ खर्च हो गया। स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय, रिटेलर सॉ देयर बिजनेस कोलैप्स। और सब ने, जिसमें छोटे छोटे से लेकर छोटे जो बिजनेसमैन थे, जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे थे, छोटा ट्रेड कर रहे थे, जो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, जो छोटे छोटे यूनिट्स चला रहे थे, ठीक है, जो खुद अपना रोजगार कमा रहे थे, वो रिटेलर, जो छोटे दुकान होते हैं, जो रिटेल मतलब होलसेल से लाकर छोटे लेवल पर बेचते हैं, वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनका बिजनेस खत्म हुआ, कैसे उनका बिजनेस कोलैप्स हुआ, मतलब वो गवाह है उस चीज के। बिग बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो ऑलरेडी क्राइसिस में थे, मतलब, बट उन पर इतना असर नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन है, वो गरीब नहीं हुए, उनके पास अगर 4 करोड़ थे, ठीक है, 4 में से 1 करोड़ लॉस भी हुआ, 3 उसके पास फिर भी बचे थे। हाँ, मगर इसके पास, बेचारे के पास 30 ही लाख थे, 30
या बी 2 लाख थे, 4 लाख थे, चारों के 4 लाख कोलैप्स हो गए। ठीक है, द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री, क्योंकि लोगों के पास जो पैसे होते हैं वो फिर वापस देते ही नहीं, जो कर्जा लोगों के पास होता है वो तो ये वापस देते नहीं है। जैसे लास्ट लाइन में अगर हमने लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज इफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस। देखिए बेसिकली इस टाइम पर जब हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात, अर्ली 20th की बात करते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अर्ली 20th कब स्टार्ट होता है, 1901 से स्टार्ट होता है, यानी पहला डिकेड, हाँ पहला डिकेड, फिर दूसरा डिकेड, फिर तीसरा डिकेड। ठीक है, और चौथे डिकेड तक अगर हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी में मास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा था। हाँ, मास एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ओवर प्रोडक्शन हुआ। ओवर प्रोडक्शन भी एक वजह बनी प्राइस फॉल का, एग्रीकल्चरल प्राइस के गिरने का, कीमतें गिरने का। हाँ, तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिला, पीजेंट्स भी सफर कर चुके थे। अब डिप्रेशन का इफेक्ट देखेंगे, ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है, पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ा। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, पॉलिटिकल इफेक्ट इसके क्या थे। अब जरा ये तो हमें पता था वीमर ऑलरेडी पॉलिटिकली अनस्टेबल था, उसकी कोई वो स्टेबल पहले से ही नहीं था। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड फ्लॉज। हाँ, क्या हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी पार्टी टू गेन अ मेजॉरिटी। कोई पार्टी सामने क्लियर रिप्रेजेंटेशन थी नहीं, क्लियर रिप्रेजेंटेशन के आती नहीं थी। दिस लेड टू रूल, फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जब कोई पार्टी बनी नहीं वीमर की वजह से थी, वीमर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा क्योंकि कोई पार्टी मेजॉरिटी में बन नहीं रही थी। फिर कोलेशन, कोलेशन किसको कहेंगे, कोलेशन हम पॉलिटिकल साइंस की जुबान में कहाँ पर कहते हैं, कोलेशन हम उस जगह पर कहते हैं जहां पर एक से ज्यादा पार्टी, ठीक है, दो पार्टीज, दो या उससे ज्यादा, टू और मोर देन टू पार्टीज, मोर देन टू पार्टीज क्या करते हैं, टू पार्टीज फ्रेम फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट, याद रखिएगा, फॉर्म द गवर्नमेंट, क्या बनाते हैं बच्चा, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो वहां पर फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। ठीक है, और क्या हुआ, आर्टिकल 48 अलाउड टू प्रेसिडेंट टू इंपोज इमरजेंसी पावर, सस्पेंड सिविल राइट्स। ये तो डिक्री ऑफ फायर की हम बात यहाँ पर करेंगे, वो कब हुई थी, डिक्री ऑफ फायर 28 फेब को हुई थी, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, चांसलरशिप किसको दी गई थी, जब बेसिकली जब इलेक्शंस हुए तो जो पार्टी, जो नाजिस्ट पार्टी, उसने जीता नहीं, फिर उन्होंने पूरी असेंबली ही, पार्लियामेंट ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब इनकी पार्टी वो दोबारा सामने आती है तो उसको 37% वोट्स मिलते हैं नाजी पार्टी को, यानी जर्मन सोशलिस्ट पार्टी को। फिर क्या होता है, फिर आगे जाकर इसे चांसलरशिप ऑफर की जाती है। चांसलरशिप क्या होती है, चांसलरशिप क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट टाइटल इन जर्मनी। हाईएस्ट टाइटल क्या है बच्चा, हाईएस्ट टाइटल है कैबिनेट का, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, हाँ, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेड करेगा, ठीक है, उसी को चांसलर कहेंगे। हाँ, अब ये चांसलर आप चेक कीजिएगा, ठीक है, इस वक्त कौन है, 28 फेब को। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कौन थे, हु इज द प्रेजेंट चांसलर ऑफ जर्मनी। ठीक है, मुझे एंजेला मैर्केल पिछली याद है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 28 फेब को क्या हुआ, पार्लियामेंट में आग लगती है जर्मनी की, तो हिटलर जी को मौका मिलता है, हिटलर साहब को मौका मिलता है अपने जो उसके बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज थे उनसे बोलने के लिए कि हमारे देश में क्या है, दुश्मन घुस गया है, तो मुझे इससे निकालने के लिए, मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए कुछ टाइम तक लोगों की मदद चाहिए। तो क्या चाहिए मदद, मुझे सिविल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स जो वीमर ने दिए थे, गारंटी दिए थे, हाँ, वीमर ने जो गारंटीड राइट्स दिए थे, उनको कुछ टाइम के लिए क्या करना होगा, उनको खत्म करना होगा, उन्हें कुछ टाइम के लिए रोकना होगा। और वही बात यहाँ पर है। फिर आर्टिकल 48 अलाउड द प्रेसिडेंट
to impose emergency power, suspend civil rights, and rule by decree, fire decree. Or Weimar Republic experienced 20 different cabinet, each lasting about 239 days, and frequently used Article 48. As a result, people lost faith in the democratic system, appeared to provide no solution. यानी वीमर से लोगों को पूरी पूरी तसल्ली हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम कल इससे आगे चेक करेंगे, यहाँ तक अब हम यहाँ से आगे चेक करेंगे, हम डिक्री ऑफ फायर पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ, कैसे एडोल्फ हिटलर सामने आता है। ठीक है, और हमने बार बार कहा है उसके स्पीच में वो पावर थी, इमोशनल स्पीकर था वो। ठीक है, और उसके स्पीच में वो दम था कि लोग साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, साइकोलॉजिकली वो अट्रैक्ट होते थे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।